नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं मगरबी बंगाल में जारी SIR से। SIR की फ़ाइनल रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। बताया ये जा रहा है कि 46 लाख नाम जो है उनकी शिनाख्त हुई है। तवक्को है कि ये नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे। नाजरीन, आपको बता दें अक्टूबर 27 का जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का के मुतालिक जो इलेक्टोरल रोल तैयार हुआ था, उसके मुताबिक 7,66,37,529 राय दहिंदे मगरबी बंगाल के हैं और उसमें से 46 लाख नाम पर की शनाख्त की गई है जो तवक्को की जा रही है कि निकाले जाएंगे। इसी से हम शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, 27 अक्टूबर की जो है डेट की जारी की गई है लिस्ट है। और जो है देखिए, यकीनन जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, शुकुक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो है SIR के नाम पे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जो है बिहार में भी 70 लाख लोगों के जो है 7 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, गालिबन 70 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। और यहाँ भी बंगाल में भी 1 महीने की इस SIR मुहिम में अब फाइनल लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 7,66,00,000 और जो है 37,000 लोगों के नाम जो है शामिल बताए जा रहे हैं लिस्ट में। और फिर ये कहा जा रहा है कि 46 लाख ऐसे नाम हैं जिनको जो है हज़फ कर दिया जाएगा। और फिर इलेक्शन कमीशन जवाब ये पेश करता है कि ये या तो वो लोग हैं जो अब हयात नहीं हैं या फिर मौजूदा एड्रेस पे मतलब मौजूद नहीं है, या फिर इनके दो जो है ID कार्ड हैं। ये जो है इलेक्शन कमीशन का जवाब है। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि या तो ये कहीं मुंतकिल हो गए हैं, मौजूदा एड्रेस पे अवेलेबल नहीं हैं, या फिर ये मर चुके हैं, या फिर जो है इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास 2 वोटर ID कार्ड थे, जिसमें से एक जो है कार्ड दिया गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन का जवाब है। देखिए, हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर, SIR के मामले को लेकर अचानक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है SIR को इस मुल्क में अचानक लागू किया और जो है नई लिस्ट तैयार करने के लिए बाज़ाब्ता जो है मुहिम शुरू की गई, तब से ही अपोजिशन जमातें हुकूमत की नीयत पे सवाल उठा रही हैं और इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी अपोजिशन जमातें सवाल उठा रही हैं। अपोजिशन का दो टोक अंदाज में कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो है इलेक्शन कमीशन हुकूमत के तहत काम कर रहा है, हुकूमत के इशारों पे काम कर रहा है, हुकूमत की हिदायत पे काम कर रहा है और हुकूमत की जो है हिदायत के मुताबिक उसने ये SIR का जो है ढोंग किया हुआ है। और इसका वाहिद मकसद ये है कि उन इलाक़ों से जहाँ जहाँ BJP को वोट नहीं मिलते, लोगों के नाम काटे जाएं। वोट चोरी का एक जदीद तरीन तरीक़ा है जो कानून के दायरे में जो है करने की बात की जा रही है। मतलब ये कि कानून के दायरे में गैर क़ानूनी काम करने का जो है अमल ये SIR है, ये जो है अपोजिशन का साफ़ तौर पे कहना है। और इस बात को लेके जैसा कि आप जानते हैं, अभी 3 दिन से पार्लियामेंट में शोरगुल है, 3 दिन से पार्लियामेंट में हंगामा है इसी जो है मसले को लेकर। और यही मसला आज जो है हमारे सामने आ गया है। अब देखिए, 14 दिन बढ़ा दिए गए हैं। दिलचस्प बात यह है सज्जाद साहब कि ये जो 46 लाख का जो आदाद शुमार है, ये 46 लाख मंगल का जो रिवीजन आया, मंगल के रिवीजन तक मंजर आम पर आया है और उससे कबल पीर की शाम तक जो तफसीलात आई थी वो 43,50,000 थी। यानी 24 घंटे में जो है 2,70,000 नामों को शामिल किया गया है इसमें। आप कमाल की बात यह है कि महज 24 घंटे के वक्फे में 2 लाख से 3 लाख के करीब 2,70,000 नामों के करीब तक आप अगर नामों को उसमें शामिल कर रहे हैं जो जिसकी शिनाख्त की गई है, या तो वो मर गए हैं या फिर मुंतकल हो गए हैं या किसी और मुकाम पर चले गए हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क के हैं,
खदशात कुछ भी क़यास आ रही हैं ये हो सकती है, तो महज 24 घंटे के अरसे में 2,70,000 वोटर्स की निशानदेही की गई है। कमाल ये है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, सॉरी माजरत के साथ, मगरबी बंगाल में SIR जो चल रहा है वो SIR के हवाले से हमने BLOs का एहतजाज देखा, TMC का हमने एहतजाज देखा, और फिर जो BLOs पर प्रेशर पड़ रहा था उसके चलते जो है वो BLOs की खुदकुशियों के वाक़यात हमने देखे। ये तमाम चीज़ों के दरमियान में 2,70,000 वोट महज 12-24 घंटे के अंदर शामिल होते हैं। 43.50 जो लाख 43,50,000 वोटर्स जो एकदम 270 के बाद 46 लाख ये हो जाते हैं, ये एक ताज्जुब की बात है। यकीनन देखिए, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी अपोजिशन की जाने से, तृणमूल कांग्रेस की जाने से, खदशा जाहिर किया जा रहा था, इस बात का खौफ जाहिर किया जा रहा था, इस बात का यकीन के साथ ये तृणमूल कांग्रेस हो या अपोजिशन पार्टियां हो, इस यकीन के साथ धांधलियां होंगी, ये मुकम्मिल यकीन के साथ वो लोग परेशान थे। वो जो परेशानियां उनकी है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल कर हकीकी सूरत बनकर वो सामने आती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए तृणमूल कांग्रेस के तकरीबन 10 MPs बाज़ाब्ता दिल्ली गए, एक लेटर लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, और बाज़ाब्ता उन्होंने लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले किया, और उस लेटर में उन्होंने सीधे हमला किया है। कोई जो है लाग लपेट नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो वोटर जो TMC को वोट देते हैं और वो इलाके जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं वहाँ से वोट काटे जा रहे हैं। सीधा इल्ज़ाम था उनका। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो TMC को वोट देता है और जो मुसलमान है, ये दोनों जो है वोटर्स के नाम जो है लिस्ट से काटे जा रहे हैं, और उनको जो है उनके नाम इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं। मतलब ये कि वहाँ तक BLO को या तो पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, या फिर इलेक्शन कमीशन जब लिस्ट उसके पास आती है वहाँ पे दफ्तर में, तो सीधे पूरे नाम काट देता है। तो ये इनका जो है इल्ज़ाम था, और इन्होंने कहा, इन्होंने शफाफियत पे सवाल उठाए थे। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि BLO ये कहता है कि मुझ पे बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है, और जो काम मुझे दिया जा रहा है, जो टारगेट मुझे दिया जा रहा है, ये नामुमकिन है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये ऐसा काम जो नामुमकिन है वो करने के लिए हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ये जो है BLO का कहना था। जितने भी BLOs हैं जो भी काम कर रहे हैं, और जैसा कि हमने देखा, आपने भी देखा कि UP हो या फिर बंगाल हो या फिर केरल, हर जगह से BLOs के ख़ुदकुशी करने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। देखिए, अलमिया ये है कि UP में जिन BLOs ने जो है ख़ुदकुशी की है, उनके घर वाले दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि उन्होंने काम के दबाव से, एक BLO की जो है फैमिली ने कहा कि काम के दबाव से बहुत परेशान थे, और वो कह रहे थे कि मुझे धमकियां मिल रही हैं आला ओहदेदारों से और मुझ पे प्रेशर बनाया जा रहा है, तो इससे मेरे लिए ये जो धमकियां हैं, ये प्रेशर है, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। जबकि पुलिस का एक कहना है कि इस खुदकशी के पीछे क्या चीज़ें कार फरमा हैं, हम उसका पता चलाएंगे। ये जो है ये काम के दबाव की बात जो कही जा रही है, गलत बात है। तो मतलब ये कि अब अगर इंतज़ाम पुलिस भी जो है इस बात को नहीं मानेगी, और फिर जो है इस मामले को इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानेगा, तो फिर यही सवाल हमेशा की तरह फिर ये पैदा होता है कि किससे मुंसिफ़ी चाहें, किसे वकील करें, किससे मुंसिफ़ी चाहे, किसे वकील करें। यकीनन आप देखिए, वो रियासतें, वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में गालिबन SIR नहीं चल रहा है, आसाम में भी नहीं चल रहा, बंगाल की बात हम करेंगे तो ये रियासतों में जहाँ पर SIR चल रहा है, वहाँ से मुसलसिल जो है BLOs के मतलब नागहानी हालात में मरने की इत्तलात मौसूल मुसलसिल हो रही हैं। अब इसके पीछे अचानक से BLOs का मर जाना
कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तहकीकात जब होगी, तहकीकात के बाद बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। हुकूमतें अगर चाहे तो वो मंजर आम पर ला सकती हैं, या फिर रियासती हुकूमतें नहीं चाहती हैं कि वो मंजर आम पर आए तो नहीं आएगी। मगर आप ये ताज्जुब करना होगा कि 24 घंटे में महज पीर की शाम से लेकर मंगल की शाम तक 2,70,000 वोटर्स की निशानदेही इलेक्शन कमीशन ने की है मगरबी बंगाल में। और ये जो 43.5 जो है 43,50,000 का जो तादाद थी पीर की शाम तक, जिन वोटर्स की वोटर निशानदेही की गई थी जिन राय दहिंदों की, वो 2,70,000 के शामिल होने के बाद 46 लाख तक पहुंच गई है। 46 लाख ऐसे नाम हैं वोटर लिस्ट में जिनकी शिनाख्त की गई है। मुमकिन है कि ये नामों को हज़फ किया जा सकता है। अब देखना ये है कि जो भी सूरत हाल पैदा होगी, या फिर हंगामा आ रही होगी, या फिर वो मज़ीद दस्तावेज़ात पेश करने के बाद ये तादाद जो है या बढ़ती है या घटती है, आने वाले दिनों में इसका भी इंकशाफ हो जाएगा। वहीं अगर हम पार्लियामेंट के तीसरे दिन की बात करते हैं, पार्लियामेंट का तीसरा दिन इजलास का, सरमाई इजलास का तीसरा दिन है। 2 दिन हंगामा आराई की नज़र हो गया। अपोजिशन मुसलसिल इस बात का मुतालबा कर रहा है कि पार्लियामेंट में बहस कराई जाइए SIR पर, बेरोज़गारी पर, आमदनी पर, खारिजी पॉलिसी पर, और इन तमाम चीज़ों पर बहस के लिए मुसलसिल मांग कर रहा है अपोजिशन। मांग को नज़रअंदाज करते हुए कार्रवाई चलाने की कोशिश की गई। 14 ऐसे बिल है जो ट्रेजरी बेंच जो है पार्लियामेंट में पेश करने वाला है। हंगामे के बीच में जब अपोजिशन वॉकआउट कर देता है तो उसके बाद ये बिल पेश किए जाते हैं। एक बिल आया नया लेबर कोड जो है एक नया बिल पेश किया गया है। इसमें बहुत सारे धांधलियां हैं, बहुत सारे लेबर तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस तरीके के मांग के साथ भी आज तीसरे दिन भी जो है पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन का हंगामा चलता रहा। कल बहुत कोशिशें की गई, अपोजिशन को समझाने की कोशिशें की गई। ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड हुआ, किरण रिजिजू से भी अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के कायदीन की मुलाकात हुई, जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं। उन्होंने वादा तो किया है कि SIR पर पार्लियामेंट में बहस होगी, मगर कब बहस होगी उसका तयन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए एक तो लेबर कोड पे जो है नया जो लेबर कोड मोदी सरकार ला रही है उस पर बड़ी ज़बरदस्त जो है बहस होनी है। और इस सिलसिले में जो है बाज़ाब्ता लेबर कोड पे बहस करने के लिए अपोजिशन जमातों ने, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने जो है ये मुतालबा किया है। इस बात को लेकर आज जो है हंगामा रहा। उसके अलावा SIR के मामले को लेकर तीसरा दिन है आज पार्लियामेंट का जो मुसलसल हंगामा जारी है। तो SIR के मामले को लेकर हंगामा जारी है। लेबर कोड के मामले पर भी जो है अपोजिशन हुकूमत को घेरने की जो है तैयारी कर रहा है। और इन सारी चीज़ों को लेकर देखिए, जब पीर को काम नहीं हुआ, मंगल को काम नहीं हुआ, तो मंगल को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन के साथ एक मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि कोई एक जो है आप नुक्ते पे आ जाइए और जो है पार्लियामेंट के काम को चलने दीजिए। तो इसके मामले में देखिए अपोजिशन सीधे कह रहा है। कल मैं प्रियंका गांधी को भी सुन रहा था, प्रियंका गांधी का यही कहना था कि हुक्मरान जमात इल्ज़ाम लगा रही है, जैसे कि किरण रिजिजू हैं जो पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं हुकूमत में, तो उन्होंने साफ़ तौर पे कल इल्ज़ाम लगाया था कि अपोजिशन जो है जानबूझ के पार्लियामेंट में जो है रुकावटें पैदा कर रही है, जानबूझ के माहौल ख़राब कर रही है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि वो लोग खुद नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले, वो लोग खुद नहीं चाहते कि जो है SIR पे बहस हो, वो लोग खुद नहीं चाहते कि जो हसास मामलात हैं मुल्क में, जिस तरह के जो है क़वानीन नाफिज किए जा रहे हैं, जिस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, उन बिलों पे जो है बहस हो, वो खुद नहीं चाहते। अब प्रियंका गांधी का कहना था कि SIR के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है रियासतों में उस पे बात करना ज़रूरी है, लेकिन 3 दिन हो गए हुकूमत इस पे बात करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना था कि स्पीकर आके हमें समझाते हैं कि आप जो है पार्लियामेंट को चलने दें, लेकिन ये वो हुकूमती बेंचों को नहीं समझाते
कि जो है पार्लियामेंट को चलाने के लिए जिन मौज़ूआत पे मबाहिस की ज़रूरत है उन मौज़ूआत पे बात करना लाजमी है। अब देखिए पार्लियामेंट में सबसे बड़ा अलमिया ये है इस पार्लियामेंट का कि हुकूमत कह रही है कि वंदे मातरम पे हम 8 घंटे जो है बहस करेंगे जी और उस पूरी बहस में मोदी, वज़ीर आज़म मोदी भी बैठे रहेंगे, जी पार्लियामेंट में शामिल रहेंगे। अब ये देखिए वंदे मातरम का आवाम से क्या लेना देना, सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या आवाम के रोज़गार से इसका ताल्लुक़ है, क्या आवाम की जो है बेहतरी से इसका ताल्लुक़ है, क्या महंगाई से इसका ताल्लुक़ है, आवाम की आखिर वो कौन सी सहूलत है जो वंदे मातरम से जुड़ी हुई है। जी लेकिन उस पे बहस के लिए बाज़ाब्ता सरकारी बेंचों ने नोटिस भी जारी किया है और ये भी कहा है कि 8 घंटे बहस होगी और ये भी कहा है कि 8 घंटे पूरे वज़ीर आज़म बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन SIR पे बहस कराने को जो है सरकारी बेंचेस तैयार नहीं हैं। तो ये जो मसला है, ये मसला बड़ा तशवीशनाक है और इंडिया ब्लॉक का भी यही कहना है कि भाई आप SIR पे बहस कराओ। जब हम कह रहे हैं, जब हमने डे 1 में ही कह दिया है, जब हम पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से एक दिन पहले ही कुल जमाती इजलास में हमने कह दिया था कि हमको लाल किले के पास हुए कार बम धमाके और जो है SIR पे बात करनी है। जब हमने ये कह दिया था तो फिर उस पर बात करने को जो है हुकूमत तैयार क्यों नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि चाहे SIR हो, चाहे लाल किले का बम धमाका हो, दोनों चीज़ें हसास हैं। SIR आम आदमी को वोट के हक़ से महरूम करने की साजिश है और दिल्ली में बम धमाका इस बात का सबूत है कि हुकूमत और इंटेलिजेंस जो है दिल्ली की हिफाजत में नाकाम हो गई है। जी ये दो बातें ये जो है इंडिया ब्लॉक की हैं जी और इस पे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो है इस पे अभी तक भी बात नहीं हो पाई है। तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी अब तक की खबर ये है कि कोई जो है काम नहीं, कोई कार्रवाई, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चली है। हुकूमत भी अपना रवैया अगर तब्दील करती है तो अपोजिशन भी अपना रवैया यकीनन तब्दील करेगा। अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन हो, दोनों एक दूसरे के करीब एक कदम मोहब्बत के बढ़ाते हैं और मुल्क की फलाह बहबूद, बेरोज़गारी को दूर करना, मुल्क की तरक्की, महंगाई को कम करना, इन उमूर पर अगर मिल बैठकर साथ अगर सोचते हैं और कुछ फ़ैसले करते हैं तो यकीनन मुल्क का इससे फ़ायदा होगा। सज्जाद साहब, संचार साथी ऐप के मुताल्लिक़ कल भी हमने इस पर बात की थी। एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जो हर मोबाइल फ़ोन में नाफिज करना, उसको तनसीब करना यानी इंस्टॉल करने के लिए हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे। फिर बाद में ये भी कहा गया, जो वज़ीर है इसके मुतालिक जो वजारत जिसके पास कलमदान है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंडेटरी नहीं है, ना लाजमी नहीं है। अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो गुड, अगर इंस्टॉल करने के बाद रिमूव कर भी देते हैं तो इसका कोई मसला नहीं होगा। मगर इस दौरान जो है दो बड़ी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां, एक जो है एप्पल, दूसरी जो है गूगल, ये दोनों ने हुकूमत से इस मामले में, क्योंकि ये हक़ राजदारी जो है वो हक़ राजदारी की पामाली उन्हें दिखाई दी है। देखिए, हम आपको बता दें, वो बैरूनी ममालिक, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक हो या फिर मगरबी ममालिक हो, ये इन ममालिक में उमूमन ये देखा गया है कि हक़ राजदारी हो उसका बड़ा ख्याल रखा गया है इंसानी। हालांकि फ़लस्तीन में जब गाज़ा में जब बर्बरियत होती है तो ये खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। इंसानी हुकूक़ के जो उनके जो जज्बात हैं वो जज्बात उमड़ नहीं पड़ते। मगर एशियाई ममालिक में अगर कहीं पर इस तरीके की बात होती है तो यकीनन वो आगे बढ़कर इस पर काम करते हैं। तो हक़ राजदारी का जो मामला है, आर्टिकल 21 के तहत जो आइन के मुताबिक आर्टिकल 21 में जो आपको हर शहरी को जो हक़ राजदारी दिया गया है, उसकी पामाली का हवाला देकर एप्पल और गूगल जैसे बड़े कंपनियां जो हैं वो इससे पीछे हटने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, सीधी बात है, ये बात हफ्ते के दिन जो है ये खबर आई थी कि संचार साथी जो है वो ऐप जो है लाजमी होगा। ये हुकूमत की तरफ से आई थी ये खबर। उसके बाद पीर के दिन जो है ये पार्लियामेंट में इसकी गूंज सुनाई दी। तो आज गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो है
प्रियंका गांधी ने और जो है वेणुगोपाल ने और दीगर तमाम कायदीन ने, बहुत सारे कायदीन ने ये ऐप को लेके जो है कहा कि प्राइवेसी के मामले में जो है मुदाखलत है, ये आर्टिकल 21 की जो है खिलाफ वर्जी है और जो हर शख्स की जो अपनी निजी जो है ज़िंदगी है उसमें मुदाखलत के मुतरादिफ है और आप जो है किसी की निजी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, ये दाखिल होने की कोशिश नहीं कर सकते। ये जो है अपोजिशन जमातों का एतराज़ था। तो इस एतराज़ के बाद देखिए मंडे के दिन एक खबर आई थी ख़ास तौर पे एप्पल की जानिब से कि एप्पल ने कहा था कि इस तरह के जो है ऐप्स की मतलब ये कि पहले से प्री फ़ोन में इंस्टॉलेशन असल वाज़ेह प्री कर दें कि इंस्टॉलेशन हुकूमत ने इन कंपनियों को एक हुक्म जी जारी किया था, वो तमाम कंपनियां हिंदुस्तान में जो मोबाइल फ़ोन बनाती हैं उन्हें ये अहकाम जारी किए गए थे कि मोबाइल फ़ोन जब तैयार होता है, जिस तरीके के दूसरे ऐप्स कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह, कैलेंडर वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह जिस तरीके से आपके मोबाइल में पहले से होता है, उसी तरीके से संचार साथी ऐप को भी जो है वो मोबाइल फ़ोन में वो नस्ब करें। प्री इंस्टॉलेशन के लिए हुकूमत ने अहकामात इन्हें जारी किए थे, जिसके जवाब में एप्पल और गूगल ने अपना रद्दअमल पेश किया। रद्दअमल ना सिर्फ पेश किया बल्कि खदशा है। देखिए एप्पल ने तो साफ तौर पे कहा था कि इस तरह से प्री इंस्टॉलेशन की जो है ऐसा आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जी। और ये भी कहा था कि इस ऐप से आपकी प्राइवेसी जो और सिक्योरिटी सिस्टम के जो है मामलात बिगड़ सकते हैं और बाज़ाब्ता तशवीश ज़ाहिर की गई थी कि इस ऐप की वजह से आपके देखिए एप्पल के बारे में कहा जाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से एप्पल जो है एक मोतबर जो है एक कंपनी है, कंपनी मानी अच्छा जाती है, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। बिल्कुल ये भी कहा जाता है कि अगर किसी का एप्पल का वो मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो कोई दूसरा शख्स उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रखता। एप्पल की सिक्योरिटी वगैरह का जो मामला है बड़ा ही हसास और जैसा कि आपने कहा बहुत ही आला मेयारी है। बिल्कुल। तो एप्पल जो है एप्पल ये कहते हैं कि एप्पल का मेन एजेंडा क्या है दुनिया में, वो मार्केट में जो आया है उसका सबसे मेन एजेंडा ये है कि हम जो है सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब है कि हम अपने फ़ोन के ज़रिए किसी और को जो है आपके मामलात में मुदाखलत की या आपकी प्राइवेसी में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। ये एप्पल का मेन एजेंडा है। तो इसी एजेंडे की बुनियाद पे एप्पल ने खदशा ज़ाहिर किए और साफ़ तौर पे कहा कि इस ऐप के ज़रिए किसी के मामलात में मुदाखलत के जो है खदशे पैदा होते हैं, इसलिए हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। और ये भी बिलवास्ता तौर पे ये भी कहा गया कि हम इस आपके इस आर्डर को नहीं मान सकते, सीधी सी बात है। तो उसके बाद कल आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जो है जो टेलीकम्युनिकेशन के वज़ीर हैं, हमारे टेलीकम्युनिकेशन के वज़ीर ज्योतिरादित्य, जो ये मतलब है कि जो बीजेपी के वज़ीर हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, किसी ज़माने में उनको जो है राहुल गांधी के अच्छे साथियों में भी शुमार किया जाता था, वो बाहर आते हैं, आके पार्लियामेंट से बाहर बोलते हैं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि ये लाजमी है, हमने कभी आवाम पे दबाव नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक दिलचस्प रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने एक बात ये कही कि इस ऐप के ज़रिए लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं या साइबर फ्रॉड होता है तो उसको रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही ये कहा कि हमने कब कहा कि ये ऐप अपलोड करना ये लाजमी होगा, हमने इसको लाजमी नहीं कहा है। ये जो है उनके ज्योति का बयान था। और इस बयान के बाद यकीनन जो है एक बात तो समझ में आ रही है कि एप्पल और गूगल के खदशात ने हमारी हुकूमत को एक कदम पीछे लेने के लिए मजबूर किया, एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जो बड़े आलमी इदारे हैं और ये कहा जाता है कि ये जिन रियासतों में अपने मराकज़ मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ कायम करते हैं वहाँ पर सैकड़ों लोगों को मुलाजमतें मिलती हैं और मौक़े उन्हें फ़राहम किए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था ये संचार साथी
ऐप के मुतालिक जो हुकूमत का जो जिन उतार चढ़ाव से हुकूमत गुज़र रही है, ये तफसीलात थी। और यकीनन ये बहुत सारे जानकार भी इसके मुतालिक ये कहते हैं कि इस ऐप के ज़रिए हर शहरी की जो निजी जानकारी है वो इस ऐप में इकट्ठा हो जाती है और उसका कहीं पर भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाबात थे, इंतखाबी नताइज आए हैं। वहाँ पर 7 अहम जो वार्ड्स हैं वहाँ से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की और 3 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की बीजेपी हुकूमत है, जिसकी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है। दिल्ली ये मुसलसिल कहा जा रहा था कि दिल्ली में अभी अगर बीजेपी की हुकूमत हो जाती है तो फिर वहाँ पर दिल्ली में तरक्याती काम जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर हम देख रहे हैं जब से रेखा गुप्ता ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर जायज़ा लिया है तब से लेकर अब तक किसी भी किस्म के तरक्याती काम जो जंगी खतूत पर होने की तवक्को की जा रही थी वो नहीं हुए। जबकि दिल्ली की जो फ़ज़ा है, दिल्ली की जो हवा है वो जहर आलूद हो गई है और उससे बहुत सारे जो सांस लेने में लोगों को दुश्वारियाँ हो रहे हैं। अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। हामिला ख़वातीन जो हैं उनके लिए ये जो फ़िज़ा है दिल्ली की वो जहर आलूद होती जा रही है। उसको ख़त्म करने के लिए किसी भी किस्म का क़दम जो है ना दिल्ली हुकूमत की जानिब से उठाया गया है ना मरकज़ की मदद से इस तरफ जो है आगे बढ़ने का काम किया गया है। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 3 पे कामयाबी हासिल की है और बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं। और जो है यकीनन देखिए जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है उसमें ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की थी उस तरह की कामयाबी बीजेपी को बलदी इंतखाबात में दिल्ली के नहीं मिली है। सर साहब आपको मैं बोल दूं काफ़ी अरसे तक जी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा रहा है मुकम्मल। जी बिल्कुल। वहां पर ना कांग्रेस जीत सकी, जबकि कांग्रेस की अगर स्टेट में हुकूमत है, जी आम आदमी पार्टी की भी अगर रियासत में हुकूमत है, तब भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली पे जो है कब्जा जो रहा वो बीजेपी का रहा। मगर हमने देखा पिछले बल्दी इंतखाबात में भी बीजेपी बैकफुट पर आई, बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस अब के जो इंतखाबात में उसमें भी जो है आम आदमी पार्टी का मुजाहरा बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल यकीनन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वोटिंग परसेंटेज के भी हवाले से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो है वोट की शरह में कमी हुई है। देखिए जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली का अभी फ़िलहाल में सबसे बड़ा मसला दिल्ली का आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ाई आलूदगी के मामले को लेकर देखिए इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि अगर डबल इंजन सरकार होगी तो हम जो है इस मसले को हल कर लेंगे। इस साबिक की बात है, गुज़िश्ता लास्ट ईयर की बात है। जब भी जो है आलूदगी अपनी इंतहा पे पहुंच गई थी, आपको याद होगा कि जब से केजरीवाल हुकूमत जो है इक़्तिदार में आई है तब से जब आलूदगी के जो है हालात पैदा हुए हैं बीजेपी ने बड़ा शोर हंगामा किया है। तो अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है। देखिए लास्ट ईयर हम देखते थे कि जो है दिल्ली की जो फ़ज़ा है, वहाँ का जो आलूदगी है, उसका जो है AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसके हवाले से ये कहा गया था कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 तक जाता है जी। जबकि ख़ुद जो है माहिरीन का ये मानना है कि 200 के ऊपर जब जाएगा ये इंडेक्स तो उसके बाद हवा जो है आलूदा हो जाएगी और उसको आप सांस लेने में आपको मसाइल शुरू हो जाएंगे। 300 को जो है पूरी तरीके से जो है ऑरेंज अलर्ट कहा गया था और 400 को रेड अलर्ट कह दिया गया था कि 400 जब क्वालिटी का इंडेक्स जब 400 के हिस्से को पार करता है तो वो सांस आप नहीं ले सकते, वो जहरीली हो जाती है, वो हवा जहरीली हो गई। ये जो है क्वालिटी इंडेक्स है। अब ख़बरें ये आ रही थी गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान हमने देखा कि 500 तक वहाँ पे पहुँच गया है। तो इतनी संगीन सूरत हाल हो गई है। तो देखिए जब इलेक्शन आया तो आम आदमी पार्टी ने यही सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब तक हम इक़्तिदार में थे बीजेपी बार बार ये कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली की हवा को काबू में करेंगे,
पानी के मसले को हल करेंगे, हम दिल्ली की सड़कों के मामले को भी जो है सुधारेंगे। लेकिन अब डबल इंजन सरकार है, अब क्या हुआ, ये आम आदमी पार्टी का सवाल था। यकीनन डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली का जो ट्रैफिक निज़ाम है वो उसमें सुधार नहीं आया, सड़कों का मामला है उसमें सुधार नहीं आया। अभी हमने बात की फ़िज़ा की जो दिल्ली की जहर आलूद हो गई है उसमें कोई सुधार नहीं आया। पानी का जो मसला है वो दिल्ली का वो चलता रहा। हमने हालिया दिनों में जो बरसात हुई, बरसात में भी दिल्ली में क्या हाल था, हमने उसका भी जायज़ा लिया। तो यकीनन देखिए, आप अगर लोगों को धोखा देकर 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालने, काला धन लाने और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हुए इक़्तिदार हासिल करते हैं, तो उसी तरीके से दिल्ली में भी झूठे वादों के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया गया है। इस तरीके का इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी भी लगा रही है और कांग्रेस की जानिब से भी इस तरीके का इल्ज़ाम लग रहा है। ये इल्ज़ाम भी नहीं है, ये इसको हकीकत भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है 2014 में जब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी बीजेपी के उम्मीदवार की, वज़ीर आज़म उम्मीदवार की हैसियत से जब नरेंद्र मोदी का चेहरा पेश किया गया तो फिर चाय पे चर्चा हुई। वो जहाँ जहाँ पर भी चाय पर चर्चा होती वहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यही कहते कि हम स्विट्ज़रलैंड में रखे हुए ये जो महाराजा हैं गांधी ख़ानदान के, उनके पैसे लाएंगे, उनके काले धन को लाएंगे और फिर वहाँ से जो 15-15 लाख रुपए हर शहरी के अकाउंट में हम डालेंगे। इस तरीके के वादे उन्होंने किए थे और वो वादे तो फरामोश कर दिए गए। फिर मुल्क को फ़िरका परस्ती की आग में झोंकने का काम किया जाता रहा। दिल्ली में भी उसी तरीके से काम हुआ है और फिर वादे किए गए। कहीं ना कहीं केजरीवाल हुकूमत की भी कोताहियाँ, गलतियाँ थी जिसको उन्होंने बर वक्त उसकी भरपाई में जो है वो कोताही बरती, जिसका उसका खामियाजा भी वो इक़्तिदार से महरूम होकर उन्होंने भुगता। हालांकि केजरीवाल को इस बात का एजाज़ है, हासिल है कि वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने दिल्ली में जो है कॉरपोरेट तर्ज के तालीमी इदारे क़ायम किए और वहाँ पर दिल्ली वालों को मुफ्त तालीम की सहूलतें फ़राहम की। उन्होंने क्लिनिक हर गली हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाए, वहाँ पर मुफ्त इलाज की सहूलतें उन्होंने फ़राहम की। जो एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है रोटी कपड़ा और मकान की, उन्होंने वो फ़राहम करने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ हुई जिसकी नतीजे में आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर दूसरा मकर फ़रेब झूठ की सियासत जो थी वो भी अरविंद केजरीवाल की सियासत पर हावी रही दिल्ली में। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक अहम खबर की जो महंगाई से जुड़ी हुई है। देखिए क़ायदीन, नाज़रीन, अगर हमारी जो सियासी क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, जिसके हाथों में मुल्क की बागडोर है, जिसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं, वज़ीर आज़म अगर की मतलब मुल्क की ख़ारिजी पॉलिसियाँ अगर बेहतर होती है तो उस मुल्क में महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही थे जो 2014 से कबल कहते थे कि भाई हिंदुस्तानी रुपया इस कदर गिर रहा है, इस कदर गिर रहा है। हालांकि जब 40 रुपये डॉलर के मुकाबले में 40 रुपये था, तो जब इस कदर गिर रहा है, इस कदर गिर रहा है कि इंतहा हो गई, अगर हमारे हाथ में मुल्क की बागडोर आ जाएगी तो रुपये के मुकाबले में डॉलर की कीमत को गिरा देंगे। इस तरीके ऑन रिकॉर्ड वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दावा और ऐलान है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुसलसिल डॉलर के मुकाबले में रुपये की जो कदर है वो गिर रही है। अब फी डॉलर 90 रुपये, हिंदुस्तानी 90 रुपये के निशान तक हम पहुँच चुके हैं। बिल्कुल। देखिए माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुकी है। सज्जाद साहब, ये जो ये है इससे आप फिर सोने में महंगाई होगी, बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, बिल्कुल होगा, अशिया खुर्दनोश में इजाफा होगा और फिर आप देख रहे हैं कि नित नए कवानीन भी लाए जा रहे हैं, मतलब तंबाकू अशियाओं में इजाफे की बातें की जा रही हैं। तो ये इजाफा जो है एक आप जो भी पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, वो बिल में जो इजाफे होंगे वो इजाफे दूसरी जगहों पर भी उसका इतलाक़ होगा। बिल्कुल होगा उसका इतलाक़। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉलर के मुकाबले जब रुपए की कदर घटती है तो फिर महंगाई बढ़ती है और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। देखिए 84 से 90 के कगार पे पहुंच चुका है रुपया, मतलब $1 के मुकाबले रुपया हो गया है 90 रुपये जी। तो ये सूरत हाल हमारी इतनी ख़राब हो गई है कि हम अफ़गानिस्तान से पीछे आ गए हैं जी। हम रुपये की जो है वैल्यू में अफ़गानिस्तान से बहुत पीछे हम आ गए हैं। तो यकीनन ये तशवीश की बात है
और दूसरी बात ये कि अब इन हालात में अगर जो है वज़ीर-ए-आज़म का एक एआई वीडियो जारी होता है तो ये बड़ी दिलचस्प बात भी हो सकती है। तो बहरहाल जो है माशी सूरत हाल की जो हम बात कर रहे हैं, इस माशी सूरत हाल के बाद हम देखते हैं तो 2014 के बाद से माशी माहिरीन मुसलसल ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की पॉलिसियाँ मुल्क की माशियत को ज़वाल की तरफ ले जा रही हैं। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सारी दुनिया ने हिंदुस्तान के माशी इस्तेहकाम की तारीफ़ की थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपको याद होगा, आपको बता दूं सज्जाद साहब, सारी दुनिया जी माशी मंदी का शिकार थी। जी बिल्कुल, माशी मंदी का शिकार थी सारी दुनिया में। और ये इसको वो उस वक्त का जो फैसले थे वजीर आजम, साबिका वजीर आजम अंजहानी मनमोहन सिंह हुकूमत के, उन फैसलों की सताइश करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बारहा उस वक्त के सदर अमेरिका बारक ओबामा ने वो फैसलों की सताइश की, वो तारीफ और तौसीफ की थी। तो वो जो फैसले हुए थे उसमें मुल्क के गरीब तबके को, देखिए अमूमन क्या होता है कि अगर कहीं पर किसी मुल्क में माशी मंदी आती है तो जो दौलतमंद तबका है उन पर उसकी माशी मंदी का कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, मिडिल क्लास जो है वो गरीब हो जाता है, गरीब जो है सतह गुर्बत से नीचे चले और गरीब हो जाता है, सतह गुर्बत से वो नीचे चले आता है। तो ये दो तबकात को बचाने का काम उस माशी मंदी में मनमोहन सिंह ने किया था और उसका फायदा आज भी मनरेगा जैसी हुकूमत की स्कीमों के जरिए से जो है वज़ीर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस्तेफादा उठा रही है उससे। बिल्कुल, देखिए यकीनन आपने जो है मनमोहन सिंह की एक बात बहुत ही जो है अहम नुक्ते पे आपने मौजू छेड़ा है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह का सारा फोकस ये था कि जो है हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास है और जो मुतवस्सित के अलावा जो है जो पसमानदा, मतलब है कि माशी तौर पे जो पसमानदा लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए। देखिए, दो कारनामे हैं मनमोहन सिंह के। एक कारनामा मनमोहन सिंह का ये है कि कोई आदमी भूखा ना सोए, इसके तहत उन्होंने फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किया था, आपको भी याद होगा। और वो उस कार्ड के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने एतराफ़ किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम है, जिसमें हर शख्स को 80 करोड़ लोगों को इंडिया के एक टाइम का खाना फराहम करने का मनमोहन सिंह सरकार ने काम किया था और वो काम जो है इम्प्लीमेंट भी किया। मनमोहन सिंह की सरकार में फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ और हर शख्स के घर में चावल और जो है गेहूँ और जो है तेल और ऐसी चीज़ें जो आपके घर की एक दिन की खुराक का इंतज़ाम कर सकें, ऐसी चीज़ें फराहम की गई गरीब के लिए। ये एक बहुत बड़ा कारनामा मनमोहन सिंह का था। दूसरा मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि मनमोहन सिंह की सरकार में एक गरीब आदमी के हाथ में पैसे लाने का काम किया गया। देखिए, मनमोहन सिंह साफ तौर पे कहते थे कि अगर एक गरीब आदमी जो दुकान चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो है और भी कुछ काम करता है, उसके हाथ में पैसा होगा तो उसके घर पहुंचने तक उस पैसे से 3 लोग मज़ीद जो है बेहतर हालात में आएंगे। तो उनका कहना था कि एक आदमी को अगर अच्छा पैसा मिलेगा, एक मज़दूर को, तो वो घर जाते हुए फल भी ख़रीदेगा, अनाज भी खरीदेगा। आप देखिए सज्जाद साहब, उस वक्त जब वो माशी मंदी की सारी दुनिया शिकार थी, हिंदुस्तान में छोटी सनत और घरेलू सनत को बड़ा फरोग मिला। मनमोहन सिंह का, अंजहानी मनमोहन सिंह का ये बहुत बड़ा कारनामा था। और हमने देखा कि जब से ना तजुर्बेकार सियासतदान जो है इस मुल्क की गद्दी पर विराजमान हुए बैठे, उसके बाद से जो है ऐसे ऐसे क़वानीन आए, GST जैसा कानून जो है उसने घरेलू सनत और छोटी सनत को तबाह करके रख दिया। बहुत सारे लोग जो है और उनकी जो सनतें, घरेलू सनत जो थी, छोटी सनत थी, वो बंद हो गई। देखिए, तो GST का जो निफाज हुआ है, यकीनन मनमोहन सिंह सरकार ने GST का जो है एक बनाया था, सारा मंसूबा मनमोहन सिंह की सरकार का बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया था उसको कि उन्होंने कहा था कि हमारा मुल्क
अभी इस तरीके के टैक्सेस के मुतहम्मिल नहीं है। पोजीशन में नहीं है कि इस पे ये इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसीलिए रोक दिया गया था। लेकिन अफसोस के जो है मोदी सरकार ने आने के बाद हर काम आम आदमी को, गरीब आदमी को कमर तोड़ने का हर काम उन्होंने किया। सरमाएदार जालिमाना इक़दाम जिसको सरमाएदार दोस्त जो है उनके मफादात को पेश नजर रखते हुए मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में ढकेलने का काम मौजूदा हुकूमत ने किया है और आगे भी कर रही है। ऐसी कई सारी मिसालें हैं। करोड़ों रुपये की कीमती अराजियात को कौड़ियों के मोल अपने दोस्तों को देने का भी इल्ज़ाम इस हुकूमत पे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखिए वो इलाक़ों से जो कबाइली इलाक़े हैं जिन कुदरती वसाइल पर कबाइलियों का हक़ है, उन इलाक़ों से कबाइलियों को खदेड़ कर भगाना और वो कुदरती वसाइल को अपने दोस्तों के सुपुर्द करने का इल्ज़ाम भी ये हुकूमत पे लगा है। हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज जो है अपने दोस्तों का माफ़ करने का इल्ज़ाम भी इस हुकूमत पर लगा है। माजी में हमने कभी इस तरीके की नज़ीर जो है हमने नहीं देखी। हम मुसलसिल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की हुकूमत का भी हमने करीब से जायज़ा लिया। उससे कबल अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत को भी हमने देखा। हमने देखा कि किसी भी हुकूमत ने, खा वो वीपी सिंह की हुकूमत हो या फिर चंद्रशेखर की हुकूमत हो, देवी गौड़ा की हुकूमत हो, ये हुकूमतों ने कभी भी इस तरीके के फ़ैसले नहीं किए जिस तरीके के फ़ैसले अब हो रहे हैं, जिससे मुल्क के कुदरती वसाइल जो है अपने सरमाएदार दोस्तों के हवाले हो रहे हैं और मुल्क की आवाम जो है वो गरीबी के दलदल में धंसती जा रही है। इसी दौरान एक मज़ाहिका खेज़ खबर भी हम अपने नाज़रीन को पहुँचा दें। कांग्रेस की एक तर्जुमान है रागनी नायक का एक ट्वीट है। वो ट्वीट काफ़ी तनाज़े का शिकार बना हुआ है। हालांकि इसमें कोई अखलाकी गिरावट नहीं हो सकती है, हम बोल सकते हैं इसमें अखलाकी गिरावट नहीं है, क्योंकि जो वीडियो पेश किया गया है उसका दावा न सिर्फ वज़ीर आज़म मुसलसिल करते आ रहे हैं और बीजेपी के कई कायदीन जो है वो फ़ख्र से ये दावा करते हैं। उस वीडियो में AI के ज़रिए वो वीडियो बनाया गया है। उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक रेड कारपेट पर चलता हुआ दिखाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी के एक हाथ में केतली है जिसमें चाय है और दूसरे हाथ में एक गिलास है और वो चाय ले लो चाय इस तरीके की आवाज़ करते हुए बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। तो AI जनरेटेड ये वीडियो है, काफ़ी तनाज़े का शिकार बना हुआ है। बीजेपी चरागपा है, बीजेपी के कायदीन बौखलाहट का शिकार है और पलटवार वो मुसलसिल रागनी नायक पर और उस ट्वीट पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे वज़ीर आज़म का जो है एक AI से जनरेट किया गया वीडियो बना देना कि वो चाय की केतली और एक हाथ में चाय की केतली, दूसरे हाथ में जो है चाय के गिलास लिए जो है आवाज़ लगा रहे हैं चाय ले लो चाय। तो यकीनन ये जो है देखिए नजर साहब, इसमें कोई खबात तो नहीं है। वज़ीर आज़म बाहर आ कह रहे हैं कि मैं अपना पूरा बचपन जो है प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते हुए मैंने गुजारा है। ये तो कह रहे हैं, चाय वाले हैं। बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पे कहा, कई बार कहा है उन्होंने। और फिर ये भी अच्छा कमाल ये है कि ये भी कहते हैं कि मैं मेरा क्या है, मैं अगर हार जाऊं तो झोला लूंगा और निकल जाऊंगा देश चाहे भाड़ में, जंगल में चला जाऊंगा। जी तो बहरहाल जो है फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, बल्कि कई प्लेटफार्म से उन्होंने कहा है कि मैंने स्टेशन पे चाय बेची है और वो जो है साफ तौर पे कहते थे कि मैंने स्टेशन पे चाय बेची है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी के दर्द को समझता हूँ। लेकिन अफसोस का मकाम कि उन्होंने गरीब आदमी के दर्द को कभी नहीं समझा। राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा रिमार्क किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि वज़ीर आज़म ने 2014 में इक़्तिदार में आने से पहले ये कहा था कि मैं चाय वाला हूँ, गरीब आदमी के दर्द को समझता हूँ, मैं चप्पल पहनने वाले को प्लेन में सफ़र करने के काबिल बना दूँगा। ये वज़ीर आज़म का वादा था। सबका साथ सबका विकास भी इन्हीं का जो है बनाया गया नारा था। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में आने के बाद चप्पल वाले से ट्रेन भी छीन ली गई। अब देखिए कोरोना के दौर में जो लोकल ट्रेनें बंद की गई थी वो आज तक बहाल नहीं हो पाई हैं। उसके बजाय वंदे भारत जो है मतलब है कि हर जगह वंदे भारत को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और गरीब आदमी वंदे भारत में कहाँ जाएगा। जो बंदा 40-30 रुपए में अपने घर से 100-100 किलोमीटर का सफ़र कर लेता था लोकल ट्रेन में, उसको सफ़र से महरूम कर दिया गया है
और अलमिया ये है कि खुद रेलवे के लोग कहते हैं कि लोकल ट्रेनों के बंद होने की वजह से कई छोटे छोटे स्टेशन जो सिर्फ लोकल ट्रेन की वजह से ज़िंदा थे वो आज जो है मर चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। वहाँ से स्टाफ को बदल दिया और गया बड़े है। स्टेशन पर भी हुजूम इस कदर बढ़ जी, गया है सज्जाद बिल्कुल, साहब, इतना जी। हुजूम बढ़ गया है। जी। 2 दिन कबल मुझे इत्तेफाक हुआ, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन किसी जी। कोई मेहमान आए हुए थे, जी। उनको छोड़ने के लिए मैं गया था, देखा कि मैं परेशान हो गया, इतना हुजूम बढ़ा हुआ है इतनी आबादी ये बढ़ गई। बड़े स्टेशन पे जी। भी। तो मतलब ये जो लोकल लोग हैं, जी। वो जो ट्रेनें निकलती हैं या एक्सप्रेस होती हैं या फिर इलाकावारी ट्रेनें होती हैं, जी, तो वो बिल्कुल। ट्रेन कहीं से भी वो मिल जाती थी पहले, जैसा पहले कि आपने बहुत कहा, लोकल ट्रेनें लोकल स्टेशनों से भी जी, मिल जाती थी। वो लोकल स्टेशनों पर उनकी दस्तियाबी बंद खत्म कर हो दिया गई। गया, बिल्कुल। तो लिहाजा जो हुजूम जो है वो क्राउड जो है वो बिल्कुल, बड़े स्टेशनों की तरफ उमड़ पड़ा है। जहाँ ट्रेन मिलेगी वहीं जाएंगे लोग। तो लोकल से देखिए, लोकल से कहा जा रहा था, वो ज़माने में कहा जाता था जब लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे, तो उस ज़माने में वो कहते थे कि लोकल ट्रेन जो होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गांव के लोगों को जोड़ने का काम करती है। वो लोग सब्ज़ी तरकारी लेके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, फिर शाम में उस स्टेशन से अपने स्टेशन आते हैं। तो गांव को जोड़ने का काम लोकल करती है। लेकिन इसी लोकल को बंद करके इन्होंने गरीब आदमी की जो है जीना हराम करके रखा हुआ है। अब फिर जो है, अब इनका अगर चाय वाले का जो है आर्टिफिशियल वीडियो अगर जारी होता है तो फिर इस पर इनको एतराज़ क्यों कोई होता इतराज़ है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का वादा जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद बबांगिद है करते आ रहे हैं कि वो एक चाय वाले थे। तो नादरीन, हमें इशारा मिल गया, हमें बात को अपनी अख्ताम पजीर करना है। कुछ अहम खबरें हैं जिसका तस्करा नागुज़ीर है। एक ये कि कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने फिर एक मरतबा एक खातून सहाफ़ी जो वेजिटेरियन है उन्हें ये कहकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि वो गोश्त नहीं खाती, वो वेजिटेरियन है, लिहाजा वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम चीज़ जो है उसको मिस कर रही है। इस तरीके का उन्होंने, क्योंकि सिद्धारामैया जाने जाते हैं इस तरीके के बयानात के लिए, वो उन्होंने फिर एक तबसरा किया है। तबसरा करते हुए उन्होंने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। यकीनन इस पर बहुत हंगामा आराई भी होगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो गोश्त को पसंद नहीं करते, वो उनके लिए चुभने वाला ये बयान है। और एक अहम खबर ये है कि नॉमिनेशन फॉर्म पेद्दापल्ली, हम क्योंकि तेलंगाना में इंतखाबात, मजालिस मुकामी के इंतखाबात चल रहे हैं, और पेद्दापल्ली से भी एक दिलचस्प बात यह है कि एक सास और बहू दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले में अपने पर्चे नामजदगी वहाँ पर दाखिल किया है, नॉमिनेशंस फाइल किए हैं। एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आने वाले दिनों में हम यकीनन देखेंगे कि सास जीत मिलती है सास को या बहू को जीत मिलती है, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है घर में जो है वो सास की हुक्मरानी होती है। अब सरपंच की कुर्सी पर सास जीतेगी या बहू जीतेगी, आने वाले दिनों में हम ज़रूर देखेंगे। एक आखिरी खबर ये है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खाने को लेकर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को, वो नौजवानों का एहतजाज चल रहा है। वो एहतजाज इस कदर बड़ा था कि कल रात में ट्रैफिक भी जाम कर दी गई थी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करते हुए। मतलब ख़राब ग़िज़ा उन्हें फ़राहम करने का इल्ज़ाम लगाकर वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। और उनकी तायद में साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने भी बयान दिया है। हरीश राव ने कहा है कि ये जो है ये नाकामी है रियासती उमूर के जो अंजाम देने वाले हैं, ये उनकी रियासती उमूर की अंजामदही वालों की, इसको उन्होंने नाकामी करार दिया है। तो नादरीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।